Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is BEC303 and here we are in lecture number 3 of unit number 5. So last lecture हम लोगों ने बात करी है convolution theorem. Under that we have studied the topic convolution integral. क्या concept है और किस तरह से problems convolution integral पे base बनते हैं. नाउ इन दिस लेक्चर हम इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रेजोनेंस. सो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की सबसे पहले बात करेंगे. रेजोनेंस कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी याद दिलाना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दो टाइप के सर्किट के लिए आप पढ़ने वाले हैं. इस लेक्चर के अंदर हम सीरीज सर्किट की बात करेंगे. इन फ्यूचर आई विल डिस्कस द पैरेलल सर्किट ऑल्सो. आफ्टर दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई विल टॉक अबाउट द बैंडविड्थ एंड द क्वालिटी फैक्टर. सो बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स आपको क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है और कॉन्सेप्ट तो पहले समझना ही समझना है. तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन रेजोनेंस. सो रेजोनेंस, बिफोर रेजोनेंस मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा जो हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, दैट इज योर एसी सर्किट एनालिसिस. अगर आपको एसी सर्किट एनालिसिस याद हो तो वहां पे आपने तीन टाइप के सर्किट पढ़े हैं. वन इज प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क, एक सर्किट होता है दैट इज कॉल्ड प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क एंड वन इज कॉल्ड प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क. सो अगर मैं इन तीनों सर्किट को याद दिला रहा हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट है फेजर से. फेजर अगर आपको याद हो, अगर हम प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क की बात करते हैं तो यहां पे बोला जाता है करंट इज विद इन द सेम फेज ऑफ वोल्टेज, राइट. यानी करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है ना प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क. देयर इज नो लैग और लीडिंग बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. वहीं पर अगर मैं बात करूं एक प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क की, जहां पे हम इंडक्टर केवल सर्किट के अंदर होता है, इन दिस थिंग अगर आपका करंट आई है तो हमने वहां पे पढ़ा है द वोल्टेज इन इंडक्टर और यू कैन से द करंट इन इंडक्टर लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री इफ द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव. और वहीं पे अगर हम कैपेसिटिव नेटवर्क की बात करें तो सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव, तो वहां पे बोला जाता है कि दैट द करंट लीड्स बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री. इफ वी सी ओवर हियर करंट इज ओवर हियर, तो करंट लीड करता है बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बिकॉज दीज आर प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क. बट अब अगर हम इसका मिक्सचर स्टार्ट करें, हमने वो भी पढ़ा है कि अगर हम आरएल नेटवर्क की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग द आरएल नेटवर्क, तो आरएल नेटवर्क में क्या है, द करंट इज इन सेम फेज विद द आर, राइट. और अगर मैं एल नेटवर्क की बात करूं यानी इंडक्टर के क्रॉस बात करूं, तो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होता है दैट विल बी लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री. सो अब ये दोनों कंपोनेंट जो आपने मर्ज किए तो इन दोनों कंपोनेंट का एक रिजल्टेंट आप लोगों ने पढ़ा है, दैट रिजल्टेंट विल बी समवेयर एल्स ओवर हियर. सो ये रिजल्टेंट बोला जाता है दिस रिजल्टेंट वोल्टेज अगेन लीड करेगा बाय द करंट बाय एन एंगल फाई, और यू कैन से द ओवरऑल रिजल्टेंट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई. सो अगर हम प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क की बात करते थे तो इंडक्टिव नेटवर्क में जो करंट है वो लैग कर रहा था बाय एन एंगल 90 डिग्री. बट अब अगर हम इसके रिजल्टेंट यानी अगर हम L को R के साथ मिक्स कर रहे हैं, हम रेजिस्टर उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, सो नाउ दिस फेज डिफरेंस बिकम्स डिक्रीजिंग, राइट. अब यहाँ पे 90 डिग्री फेज डिफरेंस नहीं रह गया, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना रह गया, द फेज डिफरेंस बिकम फाई, यानी करंट जो है फाई एंगल से लैग कर रहा है. वहीं पे अगर आपको याद दिलाऊं आरसी नेटवर्क, तो आरसी नेटवर्क में क्या होता है, द करंट इज ओवर हियर, आर के क्रॉस तो सेम फेज हो जाएगा, बट वोल्टेज कहां होगी, कैपेसिटर में वोल्टेज होगी बाय 90 डिग्री लैग बिहाइंड द करंट, राइट. तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है यानी करंट जो है वो 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन पे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आता है वो समवेयर अबाउट यहाँ कहीं आता है. सो दैट मींस अब फिर से करंट लीड कर रही है, बट करंट लीडिंग बाय एन एंगल नॉट 90 डिग्री बाय एन एंगल समथिंग फाई. सो यहां पे भी आप देख सकते हो कि जो हमारा फेज डिफरेंस है अल्टीमेटली जो पहले 90 डिग्री होता था प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव के केस में आइदर लीड और लैग, वो आपका 90 डिग्री से रिड्यूस होके समवेयर अबाउट सम फाई, यानी कि रिडक्शन हो रहा है. अब रेजोनेंस क्या कंडीशन बनी. सो अगर यहां पे हम तीनों नेटवर्क को ज्वाइन करें, रेजोनेंस से पहले मैं बात करूंगा तीनों नेटवर्क को ज्वाइन करें, दैट मींस अब अगर मैं लास्ट में पहुंचूं आरएलसी नेटवर्क. सो आरएलसी नेटवर्क में हम क्या पढ़ते हैं, आरएलसी नेटवर्क में हमारा करंट अगर यहां पे है तो दिस इज अ वोल्टेज वीआर, दिस इज अ वोल्टेज वीएल एंड दिस इज अ वोल्टेज वीसी. सो वेयर इज द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए हमें यहां पे ये डिफाइन करना होता है कि आइदर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर, दैट मींस एक्सएल इज ग्रेटर और एक्ससी इज ग्रेटर, राइट. जो ग्रेटर साइड पे होगा वही सर्किट में आपका रिजल्टेंट फेज बनेगा, दैट मींस आइदर करंट लीड और लैग. बट अब रेजोनेंस क्या कहता है, रेजोनेंस कहता है कि अगर इस आरएलसी नेटवर्क में ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि बेसिकली यहां पे एल और सी तो हैं जिनकी वजह से एक रिजल्टेंट फेज में लीड या लैग आने वाला है, बट अगर वो लीड या लैग आए ही नहीं,
दैट मींस जो हमारा रिजल्टेंट बने वो रिजल्टेंट इसी सोर्स फंक्शन के फेज पे आ जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। यही चीज यहां पे लिखी हुई भी है, एट दैट फ्रीक्वेंसी फॉर विच द रिजल्टेंट फेज इज इन टाइम फेज विद द सोर्स फंक्शन इवन दो द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस कॉन्सेप्ट की रेजोनेंस क्या है, कि हमारे पास सर्किट में इंडक्टर है या कैपेसिटर है जिसकी वजह से देयर विल बी अ फेज डिफरेंस, यानी कि करंट और वोल्टेज सोर्स फंक्शन वोल्टेज में कहीं ना कहीं लीड या लैग होगा। बट अगर हमारे सर्किट में इस टाइप का लीड या लैग नहीं मिल रहा है इन सर्किट एलिमेंट्स के प्रेजेंट होने के बावजूद भी, तो उस कंडीशन को या उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैथमेटिकली क्या चीज है वो देखिए। ये मैंने यहां पे सिंपल एक रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स कंसीडर किया है जो कि आपका सीरीज सर्किट है, राइट। अब हम इस लेक्चर में सीरीज एसी सर्किट की बात करें, सो दिस इज आरएलसी सीरीज कंडीशन। अब अगर आरएलसी सीरीज कंडीशन में आप देखोगे, सीरीज सर्किट के अंदर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो इंपीडेंस जनरेट करते हैं उसे हम आर ही बोलते हैं, बट कैपेसिटेंस के क्रॉस जो जनरेट होता है दैट इज एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये वैल्यू होती है 1/2 पाई एफसी। और सिमिलरली इंडक्टर के क्रॉस जो होता है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल एंड दिस वैल्यू इज 2 पाई एफएल, राइट। सो अगर मैं इस कंप्लीट सर्किट के लिए टोटल इंपेडेंस कैलकुलेट करूं, सो व्हाट इज द टोटल इंपेडेंस? सो टोटल इंपेडेंस का फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं, टोटल इंपेडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और XC माइनस XL होल स्क्वायर, बेसिकली दोनों का डिफरेंस होगा। अब अगर मैंने यहां पे ये लिखा है तो आई हैव कंसीडर्ड दैट XL इज ग्रेटर देन XC। यू कैन आल्सो अज्यूम कि XC आपका ग्रेटर है तो XC इज ग्रेटर देन XL है, तो आप यहां पे Z का फॉर्मूला लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर और XC माइनस XL होल स्क्वायर। अल्टीमेटली यहां पे डिफरेंस होता है, स्क्वायर होता है, तो देयर विल बी नो डिफरेंस, चाहे कोई भी ज्यादा है डिफरेंस का आपका स्क्वायर हो ही जाएगा। बट हम यहां पे कह रहे हैं रेजोनेंस। सो रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस होगा जब आपका XL और XC यानी ये दोनों कंपोनेंट का इंपैक्ट हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज पर द कंडीशन रेजोनेंस सेज द रिजल्टेंट फेज इज इन फेज विद द सोर्स फंक्शन। और ये कब पॉसिबल है? अगर आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज में कब पॉसिबल है? जब सर्किट कंप्लीटली कैसा होना चाहिए, जब सर्किट कंप्लीटली रेजिस्टिव हो, यानी कि उसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव नेचर खत्म हो जाए। और ये कैसे होगा? अगर हम यहां मैथमेटिकल फॉर्मूले में देखें कि अगर मुझे इस इंपेडेंस को केवल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट लाना है, यानी Z इज इक्वल टू R लाना है, तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? व्हेन दिस पर्टिकुलर टर्म बिकम जीरो, राइट। इस टर्म को जीरो होने का मतलब क्या है? व्हेन XL इज इक्वल टू XC। सो हम यहां पे लिखते हैं एट रेजोनेंस दैट इज एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी दिस XL इज इक्वल टू XC। तो जैसे आप XL इज इक्वल टू XC कंसीडर करेंगे, आपका Z किसके इक्वल रह जाएगा? ओनली एंड ओनली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, दैट मींस Z इज इक्वल टू R। यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहां पे आपका XC और XL की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है, क्योंकि दोनों कंडीशन आपके F पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं उस स्टेट को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, राइट। यहां पे दोनों टर्म में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझिएगा कि वो फ्रीक्वेंसी जहां पे दोनों XL और XC आपस में इक्वल हो रहे हैं एंड द सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, दिस सिचुएशन और दिस कंडीशन इज बेसिकली कॉल्ड रेजोनेंस। और जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये टर्म अकर हो रही है, यानी एट द फ्रीक्वेंसी एट विच XL इज इक्वल टू XC, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस बट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज डिनोटेड बाय FR। सो अगर मैं रेजोनेंट पे बात करूं तो हम यहां पे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, XL इज इक्वल टू XC, यानी XL की वैल्यू है 2 पाई FL और XC की वैल्यू है 1/2 पाई FC। अब ये F कौन सा है? ये FR से डिनोट होता है बिकॉज नाउ वी आर टेकिंग एट रेजोनेंस और वी आर टेकिंग द फ्रीक्वेंसी डिनोटेड एज FR। सो यहां से अगर आप FR को कैलकुलेट करोगे तो FR की वैल्यू बन जाती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ सीरीज AC सर्किट्स। सो ये तो बात हो गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की, दैट FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, जिसको आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एज इट इज यूज करना है। इसके अलावा भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। दैट पॉइंट इज यहाँ पे लिखा है एट रेजोनेंस सिचुएशन द सीरीज RLC सर्किट इज आल्सो नोन एज द एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज अ सर्किट एक्सेप्ट करंट at only one particular frequency and rejects the current at all other frequency। तो बेसिकली जो सीरीज RLC सर्किट है ये आपका रेडियो रिसीवर्स में सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज इट बिहेव्स एज एन एक्सेप्टर सर्किट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो यहाँ पे याद रखी जाती है कि एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, यानी सर्किट आपका कंप्लीटली रेजिस्टिव बन रहा है। सो यहाँ पे जो सर्किट कंप्लीटली रेजिस्टिव बन गया इसका मतलब है द इंपेडेंस बिकम मिनिमम। अगर इंपेडेंस आपका मिनिमम बन रहा है दैट मींस करंट क्या हो जाएगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा बिकॉज I इज इक्वल टू V बाई Z। तो अगर Z मिनिमम
है, सो I becomes maximum, राइट। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल केस में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बाय द वर्ड कि एट रेजोनेंस द करंट इज दिस, तो वो करंट कैसा है, वो करंट एक मैक्सिमम करंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रेजोनेंस के ऊपर कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस कंडीशन क्या है, एंड एट रेजोनेंस द करंट बिकम्स मैक्सिमम। व्हाई दिस इज मैक्सिमम? बिकॉज एट रेजोनेंस द सर्किट बिकम्स कंप्लीटली रेजिस्टिव। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है या इंपीडेंस जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, जिस वजह से आपका करंट आपका मैक्सिमम हो जाता है। Now after resonant frequency the next two important topics, the first one is bandwidth. Now bandwidth क्या है? bandwidth की डायरेक्ट आपको डेफिनेशन याद रखनी है, the range of frequency। bandwidth basically the difference of frequency होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे range of frequency वर्ड यूज किया, the range of frequency for which the power delivered to the resistance R is greater than or equal to half of the maximum power। यानी कि वो frequency range जहां पे आपकी जो पावर डिलीवर हो रही है रेजिस्टेंस को, वो half of the maximum power यानी PM/2, अगर हम PM को मैक्सिमम पावर मानते हैं तो half of that मैक्सिमम पावर से ज्यादा या उसके इक्वल होती है, उन सभी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ का स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला कैलकुलेट होता है बाय द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्वालिटी फैक्टर, जहां पे भी क्वालिटी फैक्टर क्या है वो ही बताऊंगा, और एक अनदर फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ भी आपका यूज होता है, दैट इज R/2πL। तो डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, सो विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, क्वालिटी फैक्टर है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन वी विल यूटिलाइज द फॉर्मूला। नाउ आफ्टर बैंडविड्थ जो यहाँ पे यूज किया क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर को भी समझ लेते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस अक्रॉस L और C इन द सर्किट एट रेजोनेंस। जी हाँ, एट रेजोनेंस पे बेसिकली यहाँ पे एक वोल्टेज मैग्निफिकेशन की तरह सर्किट वर्क करता है, जहां पे L और C के अक्रॉस आप कह सकते हैं वोल्टेज मैग्नीफाई हो रही है। सो उसी वोल्टेज मैग्निफिकेशन कितना हुआ है उसी को कैलकुलेट करता है द फैक्टर क्वालिटी फैक्टर। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला बना लिया कि सपोज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी VL इज इक्वल टू IM इंटू XL। सो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बनता है, क्वालिटी फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस क्या हुआ? दैट इज IM इंटू XL डिवाइड बाय IM इंटू R, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। सो आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, IM से IM कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल सिंपली बिहेव्स एज XL इज इक्वल टू व्हाट? XL इज इक्वल टू 2πfL, जिसे हम ओमेगा L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा L लिखा है डिवाइड बाय R, और यहाँ पे उसी चीज को लिखा है 2πfR L डिवाइड बाय R। बिकॉज ये रेजोनेंस पे है इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो F है दिस नॉट F इज नॉट सोर्स फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पे कंफ्यूजन रिमूव रखिएगा कि इस फॉर्मूले के अंदर कभी भी F आपको सोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं यूटिलाइज करनी है, दिस F इज ऑलवेज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आप रेजोनेंस के बाद ही इस क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर रहे हो कि एट रेजोनेंस कितना वोल्टेज मैग्निफिकेशन हम लोगों को इंडक्टर के क्रॉस मिल रहा है। सो आई होप आफ्टर कवरिंग दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस कंडीशन एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी है कि रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो लर्न दिस टू फैक्टर, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होते हैं, हमने फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूं, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।